और अब खबरें विस्तार से। दौसा के एक पेट्रोल पंप पर बड़ी वारदात सामने आई। गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे बाइक पर सवार 3 बदमाश पेट्रोल पंप पहुंचे और वहां फायर करते हुए बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। तीनों बदमाश नकाबपोश थे। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर मनोहर शर्मा और सेल्समैन अमर सिंह गुर्जर के साथ मारपीट की और नकदी, लैपटॉप और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात करने आए इन बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग की। घटना के बाद मौके पर कारतूस भी मिले हैं। हम ऑफिस में बैठे हुए थे, अचानक गाड़ी खड़ी करके उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमला करके फिर बाद में उन्होंने राइफल निकाली और हमको दिखाई और फिर केस लूटने की। फिर बाद में उन्होंने सिर पे मारी, फायरिंग की और हमारा केस लेके पकड़े। कितने लोग थे, कहीं से आए? 3 लोग थे, बाइक से आए थे। तीनों के पास हथियार थे। अलवर जिले के नारायणपुर थानाधिकारी जितेंद्र यादव को एसीबी ने दलाल के जरिए 90,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दलाल भी एसीबी की पकड़ में है, जिससे 90,000 की रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है। एसीबी के डीएसपी महेंद्र मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएचओ को उसके सरकारी क्वार्टर से पकड़ा गया। जयपुर में कायस्थ जनरल सभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने शिरकत की। कार्यक्रम में जनसेवा अभियान की शुरुआत हुई तो कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। तो वहीं कायस्थ जनरल सभा के अध्यक्ष अनूप बरतरिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अधिवेशन को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, प्रदेश की जनता का सेवा करना ही उनका एजेंडा है। तो वहीं उन्होंने जेएनयू मामले को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। मैं समझता हूँ ये वक्त जो है जब जेएनयू के अंदर गुंडे घुस सकते हैं, नकाबपोश, और सरकार जो है, सरकार की नाक के नीचे, गृह मंत्रालय की नाक के नीचे और गृह मंत्री की नाक के नीचे अगर इतना तांडव हो सकता है, पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। आप जेएनयू में घुस जाओ, गुंडे नकाबपोश करके पुलिस की तफ्तीश करना शुरू भी नहीं करे तो कहां जा रहा मुल्क? फिर कहां जाएगा? घटनाएं बढ़ती जाएगी, क्या होगा? जामिया मिलिया में क्या होगा? पूरी विश्वविद्यालयों के छात्र क्यों सड़कों में आ गए? एनआरसी, सीए, एनआरपी सब बातें होती है। पहले भी नागरिकता संशोधन 7 बार हो गए हैं, वाजपेयी के वक्त में भी हुआ है। कोई हलचल नहीं हुई देश के अंदर। अब क्यों हुई? छिपा एजेंडा क्या है? जनता का रोबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारे देश की खूबी है रोबस्ट कॉमन सेंस। चाहे अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, उनका कम नहीं है। वो समझते हैं कि क्या चाहते हैं लोग, क्या इनका मंशा क्या है। ये खाली मन की बात करते हैं, दिल में क्या है, फर्क है। गांधी को अपनाए, अच्छी बात करिए, अच्छी बात करिए, पर गांधी को अपनाओ, जुबान से नहीं अपनाओ, दिल और दिमाग से अपनाओ। हम साबित करेंगे। लगता है कि मैं कुछ आने वाले वक्त में और कुछ सेवा के संकल्प ले सकूं प्रदेशवासियों को। मेरी जिंदगी का एजेंडा सिर्फ एक है, प्रदेशवासियों की सेवा करना। जो कुछ कर सकता हूं मैं पार्टी के माध्यम से मैं काम करूं। मेरा एजेंडा और कोई जिंदगी है नहीं, ना मुझे कोई शौक है। कोटा में मासूमों की मौत को लेकर पीसीसी चीफ सचिन पायलट के उठाए गए सवालों पर आज सीएम गहलोत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पायलट को पीसीसी चीफ होने के नाते सरकार को सुझाव देने का हक है और सरकार भी उनकी हर बात को सुनेगी। सरकार को सुझाव देने का सबको है अधिकार। सुझाव पर हर जरूरी कदम उठाएगी सरकार। सरकार के सामने खुलकर रखें हर जज्बात। शिकायत हो, सुझाव हो, सुनी जाएगी हर बात। मैं तो बस इतना ही कहूंगा,
सुशासन के लिए सबकी सुनूंगा। कोटा में मासूमों की मौत पर प्रदेश में जमकर सियासत हुई। ये लापरवाही का संकेत है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल तो उठाए ही। डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भी जिम्मेदारी तय करने की बात कही। ऐसे में जब सीएम गहलोत से पायलट की बात को लेकर सवाल किया गया तो सीएम ने साफ कहा कि पायलट की प्रदेश की सियासत में बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके हर सुझाव का स्वागत है। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ को सरकार की कमी के बारे में अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए। वो हमारे डिप्टी सीएम भी हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं। इसलिए उनके दो अधिकार है। एक तो पीसीसी प्रेसिडेंट के हैसियत से उनका अधिकार है कोई बात कहने का, और हम लोगों को उसकी बात को गंभीरता से सुनना। पीसीसी प्रेसिडेंट होता है, उसकी पद की गरिमा होती है, और जो पीसीसी प्रेसिडेंट बोलता है, कमेंट करता है, तो सरकार को चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि उन बातों को, उनके सुझावों को गंभीरता से ले और उस पर एक्शन करे। मेरा मानना है, चाहे वो सरकार में कोई अधिकारी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जब सच्चाई होगी जांच होनी चाहिए उसकी। लगे आपको कोई कमी बेची रही है तो एक्शन होना चाहिए। पर जो भूमिका है पीसीसी प्रेसिडेंट की, वो भूमिका वो होती है जिसमें उसको खुल करके कहना चाहिए, भाई यहाँ कमी मुझे महसूस हो रही है। अगर विपक्ष कहने का अधिकार रखता है तो सत्ता पक्ष का अध्यक्ष भी, उसको अधिकार होना चाहिए। वो अपनी खुद की गवर्नमेंट है। विपक्ष तो कई बार आलोचना करता है, उसको अधिकार है कि वो अपनी बात कहे, सुझाव दे, सुझाव भी दे साथ में कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको दूर करेंगे हम लोग। सीएम गहलोत ने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, मुद्दा सिर्फ यही होना चाहिए कि प्रदेश में सुशासन कैसे हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन चाहती है, और ऐसे में सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सब मिलकर चलें और लोगों को गुड गवर्नेंस दें। सुशासन कैसे हो, मुद्दा ये होना चाहिए पक्ष विपक्ष का, सुशासन कैसे हो, जिसके लिए हम चुन के आते हैं। संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन मिले प्रदेश को, प्रदेशवासी आपसे अपेक्षा करते हैं। जब उसमें कमी होती है या गलतफहमी पैदा होती है तो लोग निराश होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है विपक्ष से भी। हम सत्ता में हैं, कैसे हम लोग सब मिलकर चलें जिससे कि गुड गवर्नेंस देने में हम लोग सब मिलकर कामयाब हो सकें। गुड गवर्नेंस एक आदमी नहीं दे सकता है, पूरी टीम देती है। ये मेरा मानना है। कोटा की घटना को लेकर सियासी हलकों में सीएम और पीसीसी चीफ के बीच मनमुटाव की खबरें जोरों पर थी, लेकिन सीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ऑल इज वेल और वो सुशासन के लिए सबकी सुनने को तैयार हैं, सबकी सलाह का स्वागत करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती चुनाव के चौथे चरण के चुनावी कार्यक्रम को आगामी आदेशों तक रोक दिया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चौथे चरण का चुनाव कार्यक्रम स्थगित किया। अब आयोग चौथे चरण के लिए नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम आदेश जारी कर चौथे चरण के लिए पूर्व घोषित कार्यक्रम पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। आयोग ने चौथे चरण के लिए 22 जनवरी को लोक सूचना जारी करने का आदेश दिया था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मरुधरा में सर्दी का सितम जारी है। आज भी कई जगहों पर न्यूनतम पारे में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में जारी शीतलहर से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो प्रदेश में सर्दी का कहर लगातार जारी है। लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं खुद को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए, और साथ ही कोहरा भी काफी हद तक छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। लोग खुद को गर्म कपड़ों में लादे हुए हैं ताकि ठंड का कुछ असर कुछ हद तक कम हो जाए। तो वहीं जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर
रौनक कम दिखाई दे रही है। साथ ही अगर हम बात करें कोहरे की, तो कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। जो वाहन है वो सड़कों पर रेंगते दिखाई दे रहे हैं, जो रफ्तार है उनकी बेहद कम दिखाई दे रही है और हेडलाइट जलाकर ही हर कोई अपने घर से निकल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से सीधा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौरभ, अगर हम मौसम की बात करें तो आज के क्या हाल है? देखिए, बेहाल है मौसम के हाल, क्योंकि जिस प्रकार से कड़ाके की सर्दी का जोर फिर से शुरू हुआ है उसने जनजीवन को फिर से अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि अधिकांश हिस्सों में 5 से 7 डिग्री तक टेम्परेचर गिरे हैं और आज टेम्परेचर और गिरने के आसार हैं। करीब 8:30 बजे जो है वो रात का टेम्परेचर रिकॉर्ड होकर सामने आएगा, लेकिन आज भी करीब 6 डिग्री से कम रहने के राजधानी में तापमान के आसार हैं। लेकिन प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जो है वो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, चाहे श्री गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, अजमेर हो, माउंट आबू हो, सिरोही हो, चूरू हो, इन तमाम इलाकों में जो है वो कल भी तापमान गिरा था और आज भी तापमान गिरने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कल तक सर्दी का ये दौर इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन 12 जनवरी के पास प्रदेश में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है और उसके चलते तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 दिन पहले तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लोगों को लगा था कि सर्दी जो है वो अब धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन फिर से एक बार तापमान गिरने से लोगों की हाल बेहाल होने लगे, क्योंकि उत्तर भारत में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया और राजस्थान हाल बेहाल है इस ठंड के चलते। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सतवीर सिंह भी बीकानेर से जुड़ चुके हैं। सतवीर, बर्फीली हवाओं से तो लोग परेशान है ही, क्या कोहरे ने भी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लूं तो बीकानेर के अंदर भी अभी भी जो सर्दी है वो फिलहाल साफ तौर पे सर्द जो हवा है उसके कारण से जो सर्दी है वो बढ़ी है, लेकिन जो कोहरा है वो ग्रामीण इलाकों में खासतौर पे देखने को मिल रहा है। आज बीकानेर के अगर मौसम की बात कर लें तो सुबह खासतौर पे कोहरा भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, तो वहीं पर ही जो सर्दी है वो थोड़ी यहाँ पर कम देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले जो हादसे हुए थे उसके साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि जो कोहरा है वो यहाँ पर कहर बरपा रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से अभी जो खुला माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोग भी अपने यहाँ पर जो घरों से बाहर यहाँ पर निकल चुके हैं। और खास तौर पे कि अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने ये साफ तौर पे कहा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर सर्दी की जो तेवर है वो थोड़े और तेज हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो मौसम की बात कर ले तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बीकानेर में अभी जो मौसम है वो खुशनुमा हो चुका है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो यहाँ पर थोड़ी परेशानी का जो सबब है वो यहाँ पर बनी हुई है। स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो थोड़ी परेशानियां हो रही है, क्योंकि उनको उठने में काफी परेशानी हो रही है। फिलहाल जो जिला प्रशासन ने है जो छुट्टियां यहाँ पर की थी और कुछ आराम उन्हें दिया था कि स्कूल में वो थोड़ा लेट यहाँ पर जो टाइमिंग चेंज है वो भी यहाँ पर किया था, लेकिन माना जा सकता है कि फिलहाल जो सर्दी है वो यहाँ पर अभी तेवर है वो आगामी आने वाले दिनों के अंदर भी दिखाएगी। जी सतवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, रुक कर लेते हैं जयपुर से हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी का। सौरभ, जैसे कि छोटे बच्चों को उठने में दिक्कतें होती हैं, जयपुर में तो 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी चल ही रही है, लेकिन हम आम दिनचर्या की बात करें उस पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? सौरभ, देखिए, सुबह और शाम के वक्त राजधानी में ठंड है, लेकिन दिन में तेज धूप खिलने से लोगों को राहत जरूर है। लेकिन इस वक्त मैं रामबाग सर्कल पर खड़ा हूँ। रामबाग सर्कल का एक नजारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, चूंकि रामबाग सर्कल पर कुछ कॉलेज हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस वक्त नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त की तस्वीर आप देखिए किस प्रकार के हाल है। बिल्कुल एक तरह से जो रौनक इस टाइम पर आम दिनों में होती है वो रौनक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी इतनी है कि अब सुबह 10 बजे बाद ही जो एक तरह से दिन शुरू होता है, तब तक लोग घरों में दुबके रहना पसंद करते हैं और शाम को भी जो रौनक होती है वो भी अब कम देखने को मिल रही है, क्योंकि तापमान जो है वो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी लगभग रिकॉर्ड स्तर पर करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने के आसार है। तो ऐसे में लोगों का हाल जो है इस सर्दी ने बेहाल कर रखा है। जी बिल्कुल सौरभ, तो सड़कें सूनी है और
रौनक दिखाई नहीं दे रही। अब चलते हैं सतवीर के पास एक बार फिर से। सतवीर, अगर हम बात करें, लोग किस तरीके जतन कर रहे हैं ठंड से खुद को बचाने के लिए? बिल्कुल, लोगों के जो जतन है वो लगातार जारी है। लोग अलाव जलाकर हर जगह आपको साफ तौर पे दिखाई देंगे। तो वहीं पर जो चाय की जो थड़ियां हैं या चाय की जो दुकानें हैं, वहां पर भी लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो बीकानेर के जो अगर मौसम की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार जो बदलाव है वो आ रहा है। एक दिन जैसे कल की बात करें तो कल जहाँ धूप निकली हुई थी तो उसके एक दिन पहले जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ था, और उसके एक दिन पहले जो मौसम है वो काफी सर्द यहाँ पर देखने को मिला था। और खासतौर पर जो सर्द हवाएं वो यहाँ पर चल रही है, हवा में यहाँ पर ठंडक है, उसके कारण से ही जो सर्दी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सुबह का जो मौसम की बात कर ले तो सुबह का जो दौर है वो तेवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं सर्दी के। लेकिन जैसे वक्त धीरे धीरे दोपहर तक जा रहा है तो यहाँ पर जो धूप है वो सेकने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, और उसके बाद में इस सर्दी के जो तेवर है उनसे निजात पाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हैं। लेकिन दिन भर अगर बात कर ले पूरे मौसम की तो दिन भर जो सर्दी है वो हवाओं जो ठंडी हवा है वो यहाँ पर बीकानेर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल सतवीर, आप ठीक कह रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ सौरभ भी लगातार जुड़े हुए थे। सौरभ और सतवीर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठंड से मरुधरा का हाल बेहाल है, लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं और जो पारा है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार लड़का हवा में उछल गए और दूर जाकर गिरे। दोनों लड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें झुंझुनू की है, झुंझुनू के नवलगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक कार से टकराती है और हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार लड़के हवा में उछल गए और दूर जाकर गिरे। दोनों लड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है। आज 2020 का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से इस बार आप इसे खुली आंखों से देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन आस्था की इस घड़ी में क्या करने और क्या नहीं करने की परंपरा है वो जान लीजिए। – 2020 का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें दिखाएंगे। उससे पहले इस चंद्र ग्रहण का दिन, समय और तारीख देख लीजिए। रात 10:37 से सुबह 2:42 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगी। अब की बार उपछाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। बता दें कि ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण और उपछाया ग्रहण। इसे उपछाया चंद्र ग्रहण इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज और चांद के बीच पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि ये चंद्र ग्रहण सीधे खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये ग्रहण केवल भारत, यूरोप के देश, एशिया के सभी देश, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के देश, नॉर्थ अमेरिका और भारतीय महासागर से नजर आएगा, जबकि अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल कनाडा और अंटार्कटिका से नहीं दिखाई देगा। धार्मिक आस्था की बात करें तो उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक नहीं लगता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कोई काम शुरू करने से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान खाना बनाने और खाने से भी बचें। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है, इसलिए ग्रहण के दौरान ईश्वर का ध्यान करें। अब ये भी देख लीजिए कि 2020 में कब और कौन ग्रहण लगने वाला है। 10-11 जनवरी को चंद्र ग्रहण, 5 जून को चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण, 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण, 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण और 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। इस साल लगने वाले ग्रहण में 4 चंद्र ग्रहण होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।